आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं, ये है आपका अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा देखते हैं यहाँ पर। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वह यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वह अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, आरंभिक मानव आखिर वह इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। खाने के लिए जो है ये सारी चीज़ें ये इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। क्या क्या कारण थे, देखते हैं आगे। पहला कारण यह था कि अगर वह एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो ये जो है एक कारण था कि जहाँ पर रहते थे वहाँ पर जो फल, पौधे, ये सब खाने योग्य चीज़ें थी, वो खाकर जो है उन्हें समाप्त कर दिया करते थे। जब उनके लिए कुछ नहीं बचता था तो फिर जो है दूसरी जगह पर निकल जाया करते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे, क्योंकि ये जो है मांस जो है उनका भोजन का स्रोत रहता था। तो इसके लिए जो है जहाँ जहाँ पर जानवर जाते थे, ये भी जो है उन्हीं के पीछे जाया करते थे भोजन की तलाश के लिए। आगे देखते हैं, ये कह रहा है तीसरा कारण क्या है। तो तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये भी जो है एक कारण है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के पौधे उगते होंगे। इस तरह से वे जो है अलग अलग जगह पर जाया करते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का
यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। कह रहा है कि पानी जीने के लिए एक मुख्य स्रोत होता है, तो उसकी तलाश में ये लोग इधर उधर भी जाते थे जहाँ पर इनको पानी उपलब्ध मिलता था। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, क्योंकि पत्थर मजबूत रहते थे, तो वो आज भी देखने को मिलते हैं साक्ष्य के तौर पर। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां बनाने के लिए भी किया जाता था। तो आज भी हम देखते हैं झोपड़ियां लकड़ियों के माध्यम से ही बनती हैं, और ईंधन के लिए भी हमें लकड़ियों की आवश्यकता होती है। आप ठंड के मौसम में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये चित्र के माध्यम से बता रहा है पत्थर के औजारों का उपयोग किस किस रूप में होता था, ये बताया जा रहा है। बाएं में इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था पत्थर का उपयोग। देखिए, ये पेड़ है और ये इसका जड़ है, तो इसे खोदने के लिए किया जाता था इस पत्थर का उपयोग। और इस पत्थर का उपयोग कुछ सिलना हुआ कपड़ा वगैरह, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। देखिए, यहाँ पर सिलाई का कार्य हो रहा है। दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो जानवरों का जो खाल होता था उसे सिलने के लिए किया जाता था इस पत्थर का उपयोग। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो ये ये आपका मानचित्र 2 है। तो यहाँ पर जहाँ पर लाल त्रिकोण है, यहाँ पर शिकारियों का खाद्य संग्रह मिला है। जैसे भीमबेटका से मिला है, हुंसकी से मिला है और कुरनूल की गुफाओं से ये देखने को मिला है। यहाँ पर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। यही लाल त्रिकोण आपने देखा अभी। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। जो ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला वही केवल यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। बाकी अन्य जगहों पर भी खाद्य सामग्री मिली है। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कई पुरास्थल ऐसे हैं जो कि इन नदियों और झीलों के किनारे देखने को मिले हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे
जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो पत्थर से ही इनका जो है सभी कार्य होता था, जो भी दैनिक कार्य होता है, जैसे शिकार करना या फिर वस्त्र सिलना या फिर कुछ खुदाई का कार्य हुआ, तो पत्थर के माध्यम से ही ये लोग करते थे। तो वैसे ये ऐसी जगह की तलाश करते थे जहाँ पर ये पत्थर आसानी से इनको जो है मिल जाए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है ये। तो इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से जो है राहत मिलती थी। उनको जो है सुरक्षा एक मिलती थी बारिश और धूप और तेज हवाओं से। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास जो है देखने को मिलती हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? एक हिरण जो है और इधर एक शिकारी है। तो ये जो है शिकार कर रहा है, ठीक है, भोजन के लिए ये शिकार कर रहा है हिरण का। तो एक शैली चित्र है ये। इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखिए ये जो है चित्र बना है, पहले जो है इसी तरह से चित्र देखने को मिलता है। देखिए कह रहा है पूरा स्थल। पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। बाद में वह वहीं जो है उन्हें छोड़ करके चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में जो है बताया जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आग की खोज कैसे हुई, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए मानचित्र 2 में करनूल गुफा ढूंढो, ये जो है देखिए यहाँ पर आगे कह रहा है यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो आगे देखते हैं मानचित्र में कहाँ पर है करनूल की गुफा। ये देखिए यहाँ पर है करनूल की गुफा। यहाँ पर जो है हमें राख के अवशेष मिले हैं। तो राख से ये पता चलता है कि ये लोग जो है आग के बारे में जान चुके थे। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है आगे। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। वही जो मैंने बताया कि इसी अवशेष के माध्यम से ही हम पता लगाते हैं कि क्या कैसी चीज़ें थीं। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए। जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है। अभी रात में पढ़ रहे हैं तो हम जो है उजाले के लिए अभी बल्ब ये सब जलाते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे लोग? आग के माध्यम से जो है प्रकाश किया करते थे। मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए ये जो है आग का उपयोग करते थे। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथियाँ। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। क्या नाम रखे हैं? आरंभिक काल को वह पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से
प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? तो 20 लाख साल पहले से और 12,000 साल पहले के दौरान ये जो है पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान जो है घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना है कि मध्य पाषाण युग किसे कहते हैं। तो जहाँ पर जो है पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे जो है हम लोग मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। पूछ सकता है कि मध्य पाषाण युग में औजार जो है कैसे होते थे या फिर औजारों की आकृति कैसी थी? तो छोटी थी। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। आरी जो है एक काटने का जो है औजार होता है। इस तरह से कुछ ऐसे रहता है, यहाँ पर जो है काटने का बना रहता है, तो हम लोग काटते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान जो है बनाए पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। 10,000 साल पहले जो युग था वो जो है नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता था। नवपाषाण का क्या मतलब होगा? ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा। तो हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। आगे देखते हैं बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। क्यों करते थे ये भी जो है बताया जा रहा है। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों कि जो है इनको पाला जा सकता है और हम लोग पाल सकते हैं। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। आगे देखिए, आगे है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों
और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वह कृषक बन गए होंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पहले के जो मानव थे किस तरह से जो है कृषि की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशु पालक बन गए होंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये है घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो पालतू जानवर थे उनके दांत छोटे थे और जंगली जानवर थे जो हिंसक थे, जो जानवरों को मार करके खाते थे, उनके दांत जो है बड़े होते थे। तो ये जो है जंगली जानवर का है और ये जो है पालतू। आगे देखते हैं। यह प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पालतू जानवर किस प्रकार जो है बनाए गए। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। अनाज के उपयोग। तो अनाज का उपयोग जो है हम बीज के रूप में करते हैं। इसका भंडारण करके
खाद्य के रूप में करते हैं, उपहार के रूप में करते हैं और इसको जो है भंडारित करके आगे फिर खाने के लिए और बोने के लिए रखते हैं सुरक्षित, ताकि कीड़े मकोड़े जो है इसमें न लगने पाए और अनाज खराब ना हो। आगे देखते हैं एक नवीन जीवन शैली। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, जैसा कि ये जो है यहाँ पर किया गया है इसका वर्णन। ये देखिए, अनाज को भोजन और बीज दोनों रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाते भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो जैसे हमें जो है भेड़ से जो है ऊन मिलता है, जिससे विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। आइए देखते हैं हम लोग आगे मानचित्र 2 में। यह है आपका पृष्ठ नंबर 12 पर। ये देखिए, यहाँ में देखिए, नीला है, मेहरगढ़ है, कोल्डिहवा है और जो है चिराद है, दाऊजली हेंडिंग है और जो है महागढ़ा है और आगे है ये हल्तुर है। ये सभी जो है, और पय्यमपल्ली है। ये सभी जो है कृषक यहाँ पर रहे हैं, पशुपालक। इसका जो है साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होता है। आगे देखा मानचित्र में, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं। यहाँ बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं।
उन नमूनों से जो है पता चलता है कि कौन सा कितना पुराना है। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी जो है पहचान कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो कि वर्तमान कश्मीर में है। ये पूछा जा सकता है कि बुर्ज होम कहाँ पर है, तो वर्तमान कश्मीर में। के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन्हें जो है गर्तवास कहा जाता है। ये जो है जो गड्ढे के नीचे घर बनते हैं उन्हें गर्तवास कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे जो है इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा जो है मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर जो है खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें जो है नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वह औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। उस समय जो है किया जाता था, आज भी किया जाता है, लेकिन अब हमारे पास जो है विभिन्न प्रकार की मशीनें उपलब्ध हो गई हैं, तो इन सारी जो प्रक्रियाएं थी अब आसानी हो गई हैं। पहले जो है अधिक समय लगता था, अधिक जो है शारीरिक मेहनत लगती थी, अब जो है कम समय में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो जो है ये ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जैसे शिकार करने के लिए भाला हुआ। आइए देखते हैं यहाँ पर नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर जो है अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जो है जाने लगे। यहाँ पर देखते हैं, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। देखिए यहाँ पर एक पात्र है। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? तो अनाज जो है रखने के काम आता था। इस तरह के जो पात्र होते थे। आगे देखते हैं क्या है सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु।
यहाँ पर लिखा है मानचित्र 2 में जो है मेहरगढ़ को ढूंढो। तो हम लोग मेहरगढ़ को देख लेते हैं। ये देखिए, ये है मेहरगढ़। अब आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने जैसे कि देखा कि मानचित्र में मेहरगढ़ कहाँ पर है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। बोलन दर्रा कहाँ है? तो मेहरगढ़ के पास। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना जो है सीखा। या विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। आगे देखते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़, ये जो है मेहरगढ़ का चित्र है। ये देखिए, एक चित्र है कि इस तरह के जो है मकान बने होते थे। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? तो लगभग जो है समान ही है। आप देख रहे हैं कि लगभग समान ही दिख रहा है। में ऐसी कई कमरे मिली हैं। एक कमरे में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा कि मृत्यु के बाद जो है वो क्या खाएंगे, उनके भोजन के लिए जो है यहाँ पर जुगाड़ कर दिया गया है। ये देखिए, ये बकरी का जो है ये चित्र है। मेहरगढ़ की कब्र का ये जो है चित्र है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो ये जो है देखिए, इसका जो शारीरिक बनावट दिख रहा है ये बकरी के समान दिख रहा है। तो आज की जो है क्लास बस यहीं तक थी। इस तरह से आज का अध्याय समाप्त होता है। आज की क्लास कैसी लगी आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।